दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल के बावजूद आपातकालीन सेवाओं में रहेंगी मौजूद। सरकार से वार्ता के बाद लिया निर्णय। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को किया ब्लैकमेल, पैसे न देने पर पति को भेजा वीडियो। बलात्कारियों का गढ़ बना अजमेर, शादी का झांसा देकर आरोपी करता रहा दुष्कर्म, मामला दर्ज। रेलवे स्टेशन के दूसरे एंट्री गेट पर 3 दिन से खड़ा शव वाहन, यात्री परेशान। मदार के गोदाम से युवक चुरा रहा था पीतल, शक होने पर पकड़ा गया। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार न करते हुए आपातकालीन सेवाएं देने के लिए सहमति दी है। अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलराज मीणा ने बताया कि कल सभी रेजिडेंट
डॉक्टर्स एसोसिएशन की सरकार से मीटिंग हुई थी, जिसमें जनहित को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आपातकालीन सेवाएं चालू कर दी जाएंगी और उनको सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के भीतर उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि इस निर्धारित अवधि में मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वह पुनः पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे। मीडिया बंधुओं को और धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस समय हमारा साथ दिया और आपने हमारी बातों को अच्छे से रखा, सरकार तक पहुंचाया और समाज तक भी पहुंचाया, देश को एक मैसेज दिया। कल हमारी जो वार्ता हुई राज्य सरकार के साथ में हेल्थ मिनिस्टर साहब के उनसे, उन्होंने डिसाइड हुआ कि जनहित को देखते हुए हमारे सभी रेजिडेंट्स जो भी अदर कॉलेज के जो RDA प्रेसिडेंट थे, उन लोगों ने जनहित को देखते हुए डिसाइड किया कि आम जन को किसी को परेशानी ना हो और हमारी मांगे भी सरकार ने मान ली थी। सारी चीज़ उन्होंने हमें रिटर्न में दिया, आश्वासन दिया 2 या 3 दिन के अंदर कुछ सर्कुलर जारी हो जाएंगे लेटर, और उन्होंने हमसे 1 महीने का टाइम मांगा है। अगर 1 मंथ के अंदर वो सरकार कहती है कि हम नहीं करते तो आप लोग अपने उस पे स्टैंड पे जो थे उसी स्टैंड पे आ सकते हो। अभी हमने सरकार से सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू करने के लिए ही एग्री हुए हैं और इस चीज़ को हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी माना है और उन्होंने खुद ने अपना बयान दिया है कि सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी उस पर जनता को देखते हुए और इमरजेंसी सर्विसेज में कि इमरजेंसी हो गई है, ICU हो गया है, ये DRP वाली कोर्स इनको हमने सुचारू किया है। इलेक्टिव सर्विसेज कम्प्लीटली पहले जैसी थी वैसे ही बंद है। और अभी हम लोगों ने आज एक GPM बुलाई थी JLN मेडिकल कॉलेज में, हम लोगों ने वही डिसाइड किया कि जो पहले हम कार्य बहिष्कार कर रहे थे OPD का उसका उसी तरह जारी रहेगा और आम जन को परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने इमरजेंसी सर्विस में हमारे डॉक्टर्स को चालू कर दिए सेवाएं। कोई टाइम रखना चाहिए। हमने सरकार ने हमें 1 मंथ का टाइम दिया है, उसमें एक कमेटी बनी है कॉलेज लेवल पर, जिसमें आज अब सर के प्रिंसिपल सर के साथ आज या कल जो भी मीटिंग होगी हमारे हर डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जो कॉलेज के अंदर जहाँ हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर जो प्रॉब्लम है हमारी उनको हम नोटिफाई करके सर के सामने मतलब प्रशासन के सामने रखेंगे और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में जो चीज़ फर्स्ट हो सकती है पहले उसमें हम उसको पहले कराएंगे। सबसे पहले हमारा सेफ्टी वाला है, उसमें प्रशासन के साथ वार्ता करते हुए गार्ड की भर्ती कराना, ये कराना जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की उसके अनुसार होगी। दूसरा CCTV कैमरा है, DDR रूम है हमारे, जो हम उसमें भी एक साथ सारे हो सकता है DDR रूम में एक साथ नहीं कर पाए तो फेज वाइज जिनको इमरजेंसी जहाँ जैसे इमरजेंसी में है मेडिसिन सर्जरी जो चीज़ें उनको हम फर्स्ट कराएंगे। अजमेर के अलवर थाना क्षेत्र से महिला को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने जानकारी देकर बताया कि महिला ने SP के समक्ष पेश होकर बताया कि उसको कुछ दिन पहले अज्ञात नंबर से कॉल आया था और युवक ने उसे दोस्ती करने के लिए कहा। इस दौरान उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई और एक दिन उसने महिला को वीडियो कॉल किया और उसके साथ अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ब्लैकमेल करने लगा। वीडियो डिलीट करवाने के लिए महिला ने उसे 50,000 रुपए भी दिए, लेकिन उसने वीडियो को डिलीट नहीं किया और लगातार उसे ब्लैकमेल कर उससे पैसों की मांग करता रहा। जब उसने रुपए देने से मना कर दिया तो उसने वह वीडियो महिला के पति को भेज दिया। अब पुलिस ने BNS व IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक पीड़िता श्रीमान SP साहब महोदय के पेश होकर बताया कि मेरे पास किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया और दोस्ती करनी चाहिए। हमारे आपस में बातचीत होती रही। एक बार मैं बाथरूम में नहा रही थी, मेरे पास उसका वीडियो आया, मैंने उसको वीडियो उठा लिया और उस व्यक्ति से बात हुई मेरा वीडियो बना लिया उसने और मुझे ब्लैकमेल करने लगा और पैसों की मांग करने लगा, जिस पर मैं वीडियो डिलीट करने के एवज में पैसे कुछ दिए, परंतु वीडियो डिलीट उसने नहीं किया और उक्त वीडियो मेरे पति के पास भेज दिया और मुझे उस व्यक्ति ने ब्लैक बनना चाहा, जिस पर थाना आजा पर मुकदमा नंबर 282/2024 धारा 308 BNS व 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान SHO पैसे मांगने में और वो कर रहा था। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से आज एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर शादी का झांसा देकर आरोपी मुजाहिद ने अपने घर पर पीड़िता को रखा और उसका यौन शोषण करता रहा। इसके बाद जब पीड़िता ने उससे शादी की बात की तो उसके साथ मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं, पीड़िता ने मुजाहिद के पिता मकबूल पर भी मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। परिवादिया ने आरोप लगाए हैं कि मुजाहिद निवासी गवाड़िया इलाका थाना मसूदा ने मुझे शादी का झांसा देकर मुझे मेरे घर पर रखा और मेरे साथ कई बार बलात्कार किया, जिस पर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया व अनुसंधान किया जा रहा है। मारपीट भी? हाँ, परिवादिया ने ये भी आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ वह उसके पिता व उसकी माँ ने मारपीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पिता के ऊपर भी आरोप लगाए? हाँ, पिता के आरोप के ऊपर भी मारपीट के आरोप है।
किन धाराओं में? 376, 376(2) एंड 323 में प्रकरण दर्ज किया गया है। आपने अजमेर में जब भी एंट्री की होगी उस दौरान सभी जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में अक्सर आपने पढ़ा होगा कि अजमेर स्मार्ट सिटी में आप सभी का स्वागत है। लेकिन रेलवे के पाल बीचला की तरफ बनाए गए सेकंड एंट्री गेट के बाहर एक शव वाहन को खड़ा करके शायद स्मार्ट सिटी में आप सभी का स्वागत की जगह इसका दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पाल बीचला की तरफ बनाए गए रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट के मुख्य दरवाजे पर एक ये शव वाहन पिछले 3 दिनों से खड़ा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रेलवे स्टेशन से कोई मुर्दा बाहर आने वाला है, जिसके इंतजार में 3 दिनों से यह शव वाहन यहाँ पर खड़ा है। इस शव वाहन के इस तरह से मुख्य गेट पर खड़े होने से लोगों को रेलवे स्टेशन के सेकंड गेट के अंदर जाने में और अंदर से बाहर आने में लगातार 3 दिनों से परेशानियां हो रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 3 दिनों में इस शव वाहन को रेलवे के ना तो पुलिस बल ने और ना ही किसी अधिकारी के द्वारा यहां से हटाया गया है। वो क्या कारण है जो रेलवे ने इस सेकंड एंट्री गेट के बाहर इस तरह से शव वाहन को खड़ा किया है? यदि इसकी जगह अगर कोई एम्बुलेंस खड़ी होती तो फिर भी बात समझ आती कि रेलवे प्रशासन को यात्रियों के स्वास्थ्य की चिंता है और यात्रियों की तबीयत खराब होने की स्थिति में उनको तुरंत अस्पताल भिजवाया जा सके, उसके लिए रेलवे ने बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन जो अजमेर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है और रोजाना अलग अलग ट्रेनों से हजारों की संख्या में न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि देश दुनिया से पर्यटक भी अजमेर आते हैं। ऐसे में अजमेर आने वाले पर्यटकों का स्वागत रेलवे ने किस अंदाज में किया है, ये आप भी देखिए। रेलवे के सेकंड एंट्री गेट के बाहर किस तरह से शव वाहन खड़ा किया गया है। क्या हकीकत में रेलवे प्रशासन भी इंतजार में है कि रेलवे स्टेशन से इंसानों की भीड़ से अब इंसान कम और मुर्दे ज्यादा आने वाले हैं, या फिर जिंदा इंसानों को रेलवे प्रशासन ने मुर्दा समझकर ये शव वाहन उनके स्वागत के लिए खड़ा करवाया है? ये अपने आप में कौतूहल का विषय बना हुआ है। आज अजमेर जंक्शन के जो सेकंड एंट्री गेट है तोपदड़ा के इधर, मैं आज जब रेलवे स्टेशन आया उसके बाद में मेरे परिचित को मैंने ट्रेन में बैठाकर जब यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो सेकंड एंट्री गेट पर सर्वप्रथम मुझे शव वाहन खड़ा मिला जो कि पूरे गेट को रोक के रख रखा था। मैं 15 मिनट तक हॉर्न बजाए और प्रशासन ने किसी प्रकार की भी इसके अंदर नहीं सुनी। जब मैंने आसपास के सूत्रों से पता करा तो मुझे पता चला कि 3 दिन से वाहन यहीं खड़ा है। तो इसके लिए मैं रेलवे प्रशासन की जो कार्यप्रणाली पे कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार का ये क्या है कि ये शव वाहन जो मेन गेट पे खड़ा है, वैसे ही भी अजमेर शहर में जिस प्रकार बारिश से जल भराव का जो परेशानी आम लोगों को हो रही है और इस प्रकार भी वाहन जो आम रास्ता रोककर, जो कि मैं जो हमारे मीडिया साथी है मैंने इनसे संपर्क किया, मैंने इनको बुलाया है, आप आगे फुटेज में देखोगे कि किस प्रकार ये वाहन 3 दिन से यहाँ खड़ा है। तो मैं अजमेर के जो रेलवे प्रशासन है मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस वाहन को यहाँ हटाया जाए और आम लोगों को सुगम रास्ता उपलब्ध कराया जाए। अजमेर के नाका मदार स्थित गोदाम से एक युवक करीब 17 किलो पीतल चोरी करते हुए पकड़ा गया। गोदाम के मालिक पुनीत जैन ने जानकारी देकर बताया कि उनके गोदाम में आरोपी रास्ता सिंह रावत पिछले 5 साल से काम कर रहा है। पिछले 2-3 महीने से उसको उसके ऊपर शक था कि उसने माल गायब किया है, जिसके बाद उन्होंने उस पर नजर बनाई रखी। हाल ही में उसने करीब 17 किलो पीतल गोदाम से चोरी करके कचरे में रख दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद उन्होंने अलवरगेट थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, मेरा गोडाउन है ज्ञानोदय नगर नाका मदार में। मेरे यहाँ रास्ता सिंह रावत जो कि करीब पिछले 5-6 साल से काम कर रहा था, ये आदमी को हमारे को शक हुआ है इसके ऊपर 2-3 महीने से। बेटे ने कुछ बोला कि भाई ये लग रहा है कुछ माल कम हो रहा है। हमने थोड़ी निगाह रखी तो अभी 18 तारीख को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें ये कट्टा एक गोदाम से के कमरे से उठा के और बाहर गोदाम से बाहर ले जाते हुए दिखा। वो कट्टा इसने बाहर कचरे में ले जाके छुपा दिया और फिर हमने उसकी तहकीकात करी तो पीछे वो कट्टा भी हमको मिल गया। क्या सामान था उसमें? पीतल थी, करीब 15 से 17 किलो पीतल थी। वो पीतल इसने चुराई थी मेरे गोडाउन से जी। और वो इसकी अभी हमने FIR करा दी है और इसके ऊपर कहाँ का रहने वाला है ये रास्ता सिंह? बड़लिया गाँव। क्या CCTV फुटेज में आ रहा है? CCTV फुटेज में क्लियर आ रहा है। वो कट्टा वहाँ से ले जा रहा है कमरे में से ले जाके मेरे गेट से बाहर ले जा रहा है। पूरा क्लियर CCTV। कब से काम कर रहा है ये आपका? ये करीब 5-6 साल से काम कर रहा है मेरे यहाँ। ये पूर्व में भी कर सकता था? पूर्व में भी इसने कई बार किया होगा, परंतु अभी तक ये मान नहीं रहा है अपनी कोई भी हरकत को।
और उन्होंने कई बार चोरी की। मामला दर्ज करवाया? मामला दर्ज करवा दिया है। कौन से थाने में? हलवार गेट थाने में। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज भाजपा कार्यालय के पास करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये सर रसूलपुरा रोड है और बीजेपी कार्यालय के सामने मेन गेट की बात है। मेन गेट पे पोल खड़ा है जिसके अंदर हम रोज़ डेली, जैसे कि रोज़ गाय छोड़ने जंगल में जाता है, तो जैसे ही हमारी गाय जा रही थी तो अपना करंट आ गया और करंट आने से 2 गायें जख्मी हो गई और एक तो यही शांत हो गई। इसकी सूचना दी आपने आगे? सूचना सर विद्युत विभाग वाले वो आके और अभी तो ठीक करके चल गए और सर इसका आगे से आगे कार्रवाई की जाए और इसका उचित से उचित मुआवजा दिलवाया जाए हमारे को। ये अभी की ताज़ा बियाई हुई है, 10 दिन का बछड़ा है, वो चारा पानी कुछ भी नहीं खाता है। ये पहले भी हुआ क्या साथ से? सर ये फर्स्ट टाइम हुआ है और बीजेपी कार्यालय के मेन गेट के सामने ये पोल है, इसके अंदर करंट आ रहा है। सर ये तो अच्छा हुआ कि संजोग से गाय मरी है, कोई इंसान मर जाता तो। किस तरह हादसा हुआ, कहाँ हुआ? ये जयपुर रोड के पास में बीजेपी कार्यालय है, वहाँ करंट आ गया था, गाय मर गए थे। हमारे को बोला ये को सुबह सुबह क्यों दिमाग ख़राब करो, ये आने का टाइम है क्या। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि लाइट टाइम पर काट देते तो वो गाय बच जाती और उसके लिए इंसान होता तो और थोड़ा ये बोल रहे हैं कि ये सुबह सुबह दिमाग करने का टाइम है क्या सामने तो सर इसकी कार्रवाई की जाए और इंसान मर जाता तो क्या होता।
और ये बिजली कार्य तो टच में गाय पड़ी है अभी भी इस टाइम में। क्या मर गई गाय? गाय मर गई सब, और ये गवाह है हमारे सामने मरी थी। अगर कोई इंसान आ जाता तो? इंसान आता तो इंसान की परवाह नहीं कर रहा है। ये तो बोल रहे हैं कि ये कोई सुबह से दिमाग खराब होना टाइम है क्या? सर इस पर कार्रवाई की जाए सख्त। कैसी शिकायत करेंगे गाँव वाले? हाँ, गाँव वाले ने लाइट बंद करवाई थी, आधा घंटे बाद करी थी लाइट बंद। आधा घंटा तक आए नहीं जब तक बस जाती गाय। बीजेपी कार्यालय के सामने 5-7 गायें निकल रही थी, तो एक गाय एकदम करंट आते भाग गई और दूसरी आई उछल करके गिर गई और वहाँ खत्म हो गई। वो किससे टकराई है? खंबे से जी। क्या पास कारण? में खंबा है बीजेपी कार्यालय के गेट के पास में, वहाँ पे उछल के गिर गई गाय, खत्म हो गई गाय जी। शिकायत तो अभी तक नहीं किया जी। एकदम फोन कर दिया था, लाइट वाला आए, लाइट से ठीक करके चले गए आधे घंटे बाद में। हुआ था ये बिजली विभाग की गलती है। बिजली विभाग वाले जो है ना लैंडमैन ये लाइनों को ठीक नहीं करते हैं, और इसकी वजह से ये गाय की मौत हुई है। ये गाय जो सुबह आ रही थी इधर से, तो बीजेपी कार्यालय के सामने एक खंबा है, उस खंबे में करंट था, उस करंट की वजह से गाय खंबे के पास आते ही मर गई। और ये सारी गलती बिजली विभाग की है। बिजली विभाग वाले क्या है कि एक लाइन है ना, इसको ठीक करते ही नहीं। इसके अंदर करंट दौड़ रहा था खंबे के अंदर और ये गाय मर गई। इसके जिम्मेदार बिजली विभाग है, इसका मुआवजा बिजली विभाग से दिलाया जाए। अगर नहीं मिलता तो? मिलता है तो धरना करेंगे, जिसकी गाय को बिजली विभाग के सामने ले जाकर बिजली विभाग के सामने पट्टे में गाय को ले जाए और उनको मिलना चाहिए इसका। आपका गलती इनकी बिजली विभाग की। निकटवर्ती ग्राम दोराई से आशिकाने इमाम हुसैन का एक पैदल काफिला 16 सफर को दोराई से तारागढ़ के लिए रवाना हुआ। शहादे करबला के चहलूम के मौके पर जायरीन इमाम हुसैन नजफ से करबला तक पैदल सफर तय करते हैं। उसी की याद में आशिकाने इमाम हुसैन का एक काफिला दोराई से तारागढ़ के पैदल सफर पर रवाना हुआ। इस काफिले में औरतें, बच्चे, नौजवान व बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सुबह 8 बजे ये काफिला दोराई स्थित बीबी जैनब के रोजे से अंदर वाली मस्जिद होते हुए मौला अब्बास के रोजे पर पहुंचा। यहां से सब पैदल सफर करते हुए ये काफिला तारागढ़ पर इमाम हुसैन के रोजे पर पहुंचा। आशिकाने इमाम हुसैन के लिए रास्ते में जगह जगह खाने पाने के इंतजाम किया गया। दोपहर 2 बजे रोजा इमाम हुसैन पर एक मजलिस शुरू होगा, जिसको मौलाना सैयद काजिम अली जैदी खिताब करेंगे। तकरीर के बाद अलमे मुबारक बरामद होगा। बाद मजलिस तारागढ़ पंचायत की तरफ से आशिकाने इमाम हुसैन के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। इस पैदल जुलूस का आयोजन दोराई के अंजुमन शाहिदाने फुरात, अंजुमन फताह फुरात व अंजुमन जाफरिया के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। अम्मा बाद, जैसा कि हर साल की तरह 16 सफर मुजफ्फर में ये काफिला दोराई से तारागढ़ पहुंचा है। ये सफ़र जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं, और हर साल दोराई से काफिला की शक्ल में तारागढ़ पहुंचता है और वहां पर जाकर अपने मोहब्बत का सबूत देते हैं और वहां पर जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में शबी रोज़ा जो है तारागढ़ पर वहाँ मजलिस करते हैं, वहाँ आला मुबारक निकालते हैं, वहाँ पर ज़ियारत करते हैं और मातम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ दिन पूर्व सेंट्रल जेल में होमगार्ड के पद पर कार्यरत नसीराबाद निवासी दीपक चौहान की ऑन ड्यूटी मौत हो गई थी। इसको लेकर आज मृतक के परिजनों ने मुआवजे और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार में केवल एक वही थे जो परिवार का पालन पोषण करते थे और अब उनके परिवार में कोई कमाई का दूसरा स्रोत नहीं है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने उन्हें उनकी बात आगे पहुँचाने का आश्वासन दिया। आज हम हमारे वाल्मीकि समाज से होमगार्ड के अंदर से कार्यरत दीपक जी चौहान नसीराबाद निवासी, आज से 21 दिन पहले वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी सेंट्रल जेल के अंदर। तो उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उनको जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर 5 तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया। इस चक्कर के अंदर हम आज यहाँ पे कलेक्टर साहिबा के पास आए, उनसे मुआवजे की मांग करने आए और एक अनुकंपा पे एक बच्चे को नौकरी लगाई जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत ही संदनीय है
इस चक्कर में आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। क्या वो ऑन ड्यूटी पे थे क्या? ऑन ड्यूटी पे थे, वो होमगार्ड निवासी थे, उनका बैच नंबर था 1634। अभी तक तो ऐसी कोई सहायता, जैसे कि अभी छोटी सी सहायता मिली थी, यहाँ से आए थे 55,000 रुपये का वो कुछ दे के गए, मुआवजा 57,000 रुपये का वो सहायता राशि दे के गए। और बाकी जैसे हमारी पीड़ित परिवार की इच्छा है कि एक बच्चे को अनुकंपा पे नौकरी लगाई जाए और जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलता है उसकी राशि इन पीड़ित परिवार को दिलाया जाए। मैडम जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी और अभी हमने कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। आपका नाम? विजय खेरालिया। हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं, हमारे पापा होमगार्ड में थे, उनकी एकदम अचानक ही मौत हो गई है, इसलिए हम हमारे भाई के लिए आए हैं कि हमारे भाई को नौकरी दी जाए, जो सरकार के द्वारा से हमें मुआवजा मिलता है वो हमें दिया जाए। हमारे घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हमारे पापा ड्यूटी करते थे और मेरे भाई थोड़े छोटे हैं, मेरी शादी हो रखी है, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं अपने ससुराल हूँ, पर हमारे को मुआवजा मिला जाए सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए, और मेरे भाई को एक अनुकंपा पे नौकरी मिलनी चाहिए होमगार्ड ऑफिस से। मैडम से मुलाकात की आपने? हाँ हुई मैडम से। क्या बात है? उन्होंने वो बोला ठीक है हो जाएगा, मैडम ने सील लगा के दी। बोला इससे पहले भी आपने किसी और से मुलाकात की थी? नहीं किसी से नहीं की थी, उसके अभी तक हमारे कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए हम यहाँ आए मजबूरन। भारत विकास परिषद अजमेर मुख्य एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एनसीसी इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज कुमार बहरवाल और सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर बहरवाल द्वारा संबोधन में कहा गया कि यह एक पुनीत कार्य है, क्योंकि इससे आप कई लोगों के प्राणों की रक्षा कर पाते हैं। अतः विद्यालय के विद्यार्थियों एवं सकाय सदस्यों को अधिक से अधिक रक्तदान करने का आह्वान किया गया। दरअसल भारत विकास परिषद की ये पहल है और हम राजकीय महाविद्यालय जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है, यहाँ पे ये रक्तदान शिविर सेवा प्रकल्प के तहत कर रहे हैं। भारत विकास परिषद अपने संस्कार और सेवा के कुछ प्रकल्प करती है और सेवा संस्कार के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। और जो पूरा प्रांत है, यानी कि जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, केकड़ी, शाहपुरा ये सब ज़िले आते हैं, इसमें 50 शाखाएं हैं और अब तक 16 शाखाओं में 3000 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है, जो कि ज़रूरतमंद के काम आता है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि रक्त कभी बाज़ार से ख़रीदा नहीं जा सकता और कॉलेज के विद्यार्थी अगर ये ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं तो आजीवन वो एक संदेश देते हैं। कुछ दिन पूर्व छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक चलाई गई मुहिम के तहत एसपी द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर क्राइम और उससे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। इसी के तहत आज एसपी ने सावित्री कन्या महाविद्यालय में जाकर छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने व सोशल मीडिया से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। आज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जिसे हम सावित्री महाविद्यालय भी बोलते हैं, इसमें प्रकाश जी ने आज मेरा ये उद्बोधन यहाँ रखवाया, जिसमें इनके हॉल में अच्छी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं और स्टाफ भी वहाँ बैठे थे, जिनके मध्य इनसे विचार विमर्श हुआ। और यही मोटे तौर पे जो मेरा मिशन है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, एक्सेस यूज़ का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे हमारी लाइफ पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराना और सोशल मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू जो साइबर क्राइम से हम जूझ रहे हैं, उसके बारे में भी कैसे इनसे जो है बचा जाए और हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस ड्राइव जो है मेरी तरफ से आज इस महाविद्यालय में रखी गई थी। अब एक तो सबसे पहले तो आप थाने जाएं, थाने से पहले आप जो है अगर आपके अकाउंट से संबंधित कोई काम है, बैंक के ट्रांजैक्शन, तो उसमें 1930 पे तुरंत कंप्लेंट नोट कराएं, तो वो तुरंत आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हो जाएगा। और यदि पैसा ट्रांजिट में है, कहीं मैच्योर नहीं हुआ, तो वो भी फ्रीज़ हो जाएगा। तो ये सबसे पहले गतिविधि तो वो है। और दूसरा, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर साइबर थाना, उस पर तुरंत रिपोर्ट करें। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। केंद्रीय सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024 के खिलाफ आज अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी बताया और इस बिल की घोर निंदा की गई। उसके चाल चरित्र चेहरे पे हमें शक नहीं था। पिछले 10 साल से जो हमारे साथ गुजर रही है, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी, मॉब लिंचिंग, तरह तरह के एक्ट ऑर्डिनेंसेस, तो गवर्नमेंट का रवैया जो है ना एंटी मुस्लिम है, तो देश को विभाजित कर दिया। हिंदू और मुसलमान, भारत की 2 संतानें, उसको पोलराइज किया है। तो ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है और आरएसएस के एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए हमारा सवालिया निशान है। हम इन पे यकीन नहीं, गवर्नमेंट बदनीयती से लेकर आ रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टीज और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स की मुखालिफत की वजह से जेपीसी में गया है और हम चाहते हैं जेपीसी में हमारी भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। और जहाँ से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और नसरुद्दीन की तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, दरगाह में कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। हर मुस्लिम, ये मीर जाफ़र और मीर सादिक और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल में वो लोग हैं जो दीन और मिल्लत के इस्मत फरोश हैं और मफाद परस्त लोग हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे और हम ये अल्लाह की राह में एक्ट बनाए, चैरिटी करते हैं हम रिलीजियस पर्पस के लिए। और सब में बड़ी बात, हम इस पर किसी नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहते हैं। जी देखिए, नुकसान तो ये है कि चाल चरित्र चेहरा गवर्नमेंट का सामने है। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। एनआरसी से हमारी सिटीजनशिप छीनना चाहते थे, इससे हमारी मिल्कियत, लेकिन ये अच्छा हुआ जेपीसी में चली गई। लेकिन इसके अंदर हमारे लोगों का भी कसूर रहा है जो औकाफ में रहे। औकाफ राजस्थान किसी स्टेट का औकाफ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, गवर्नमेंट ही बनाती है और इसमें पिछ लगू मुसलमानों को डालती है। उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद बुर्द किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि औकाफ ने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा किया, जबकि हकीकत ये है कि औकाफ की ज़मीनों पे हुकूमत के दफ्तर मौजूद हैं और इतना कम किराया आता है जिससे ये
औकाफ की प्रॉपर्टी से हम मुसलमानों का उत्थान हो सकता है, एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे देश का भी भला होगा, देश की भी उन्नति होगी। हम देश से कोई अलग हटके नहीं है, हम पहले भारतीय हैं भाई। और हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया, हमने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। कारगिल हो, चाइना वॉर हो, सुनामी हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ में। किस में नहीं लिया? दीवान आले रसूल अली खान जो पाकिस्तान भाग गया था, और कानून के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कानून है। दूसरी दैट अमाउंट टू सिविल डेथ। और अपने आप को देशभक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं, जो कुछ है नहीं अपने आप को बताते हैं। आप सब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट हुजूर का इनाज के आसानी से और ज़ायरीन ख्वाजा से डायरेक्ट ताल्लुक़ खुदाम ख्वाजा का इनहेरिटेड कैपेसिटी 365 डेज 24/7 तमाम रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, खिदमत हम करते हैं, दुआ खैर हम करते हैं, आसानी को बंद खोलते करते हम हैं। और 800 साल से ये वतीरा है। उस आदमी का क्या रोल है? हमेशा जब भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटी उसकी इंटैक्ट रहे, तो जो भी गवर्नमेंट आती हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसको जाके सपोर्ट करता है और झूठा भरम फैलाता है। स्टोरी इससे रिलेटेड नहीं है। देखें, हमें गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की इन कॉन्टेक्स्ट और मुस्लिम किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। हर ये वो एक्ट ऑर्डिनेंस लाए जिससे कि दूसरों का अपीसमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है। इसमें हमारा कौन सा तुष्टीकरण अपीसमेंट है? कांग्रेस पीरियड में भी हमारा तुष्टीकरण अपीसमेंट नहीं था, वरना राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट में ये कहा था कि हमारी मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। अजमेर के केंद्रीय कारागृह में 19 अप्रैल 2018 को उम्र कैद की सजा काट रहे बंदी की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अनुसूचित जाति व जनजाति कोर्ट की जज रेणु श्रीवास्तव ने सुनाया है। साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में 24 गवाह और 41 दस्तावेज पेश किए गए हैं। बता दें, प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों बंदी एक ही बैरक में सो रहे थे, तभी पन्नालाल व अनवर दोनों किसी बात पर उनकी कहासुनी हो गई। हमलावर बंदी अनवर ने स्टील के बड़े चम्मच के भत्ते वाले भाग को पत्थर से घिसकर नुकीला करके बना लिया था और हमले में उसका इस्तेमाल किया। इस धारदार हथियार से अनवर ने पन्नालाल के सीने में ताबड़तोड़ वार कर दिए। हथियार का नुकीला भाग पन्नालाल के सीने में घुस गया। ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। SC/ST न्यायाधीश श्रीमती डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला 302 IPC के अंदर मुलजिम अनवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला ये था कि मुलजिम अनवर रामगंज मंडी ADJ कोर्ट से 1998 से सज़ा काट रहा था अजमेर जेल के अंदर, और उसके साथ के अंदर एक पन्नालाल मृतक मीणा जो बूंदी कोर्ट से सज़ा काट रहा था, वो भी 302 में सज़ा काट। दोनों के बिस्तर वार्ड नंबर 7 बैरिक नंबर 1 में थे। रात्रि दिनांक 18/4/2018 को रात के टाइम इनसे कोई कहासुनी हुई थी आपस में अनबन। उसका परिणाम ये निकला कि 19/4/2018 को रात्रि 3:30 बजे मृतक पन्नालाल और ये दोनों पास सोए हुए थे। अनवर पन्नालाल सोया हुआ था, उस समय 3 बजे उठकर इसने चम्मच का कट्टन बना रखा था, उससे उसके सीने पर वार किया सोते हुए, जिससे उसके फेफड़ों के अंदर जाके लगा और फेफड़ों में लग के उसके खून का फुहारा छूटा। वो एकदम चिल्लाया उठा, तो भाई के अन्य कैदी भी उठ गए और कैदियों ने उठ के उसको पकड़ने की कोशिश की, मगर वो पकड़ में ना आया। गार्ड आई वहाँ से, गार्ड से आगे स्टाफ ने उसको काबू में करके बाहर निकाला और इसको मृतक पन्नालाल को वहाँ से उठा के अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया जेल के अंदर। उसके पश्चात थाना सिविल लाइन पर मुकदमा दर्ज कायम किया गया 302 IPC के अंदर। मजिस्ट्रेट साहब की जांच हुई, जेल की सारे परिजनों ने बयान दिया। उसके अंदर इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज 302 के अंदर आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी 1 साल। SC/ST की धारा 3 के अंदर एक लाइफ जना और एक 50,000 जुर्माना और 1 वर्ष का है। हमने इसके अंदर 24 तो गवाह पेश किए फिर और 41 दस्तावेज साबित करा है। आज कोर्ट में उसको बीकानेर से पेश किया गया मुलजिम को, यहाँ ला के सुनाया गया फैसला। अजमेर में उसको हाँ, अजमेर में सिक्योरिटी के साथ आया था, परंतु थोड़ी सी ये रहा कि उसके अंदर उनने थोड़ी बदतमीजी की स्टाफ के साथ, कोर्ट स्टाफ के साथ, जिसमें उसे तुरंत काबू में करके उसको कोर्ट से बाहर निकाल लिया गया। उसको बैरिक में ले जाके बंद कर दिया, गाड़ी के अंदर ले जाके। आपका परिचय? मंजूर अली, विशिष्ट लोक अभियोजक SC/ST कोर्ट अजमेर।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर पुष्कर में वृद्धावस्था जन्य शिविर में पौधारोपण एवं निःशुल्क चिकित्सा व परामर्श शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर अंजू कटारे, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय ने बताया कि शिविर का आयोजन आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर हनुमान मीणा के निर्देश में हुआ। इस आयुर्वेदिक शिविर में कुल 221 रोगियों का परामर्श एवं आयुर्वेदिक दवा का वितरण किया गया, जिनमें से 41 वृद्ध जनों को वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक परामर्श एवं दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। वे उनका शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट एवं अन्य टेस्ट निःशुल्क किए गए। शिविर में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर पेन, चर्म रोग, नेत्र रोग एवं अन्य बीमारियों का निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां दी गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज विजयनगर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक देवकी तोलानी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश कंवर संथाना, जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, मंडल अध्यक्ष अनिल बोहरा, महामंत्री चित्रा टेलर, मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, योगेश मेवाड़ा, हेमलता मेवाड़ा, इंदु बाल सिखवाल, ज्ञान प्रजापत आदि उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।